हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपको आज एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें कि हम आपको एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में कुछ अच्छी डिटेल्स देंगे, जिससे कि आप इस चीज़ को समझने के बाद जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी में या और अदर जो बुक्स होती हैं तो आसानी से आप कर पाएंगे अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझा था। ठीक है, तो हम आज आप ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी कंपाउंड की। ठीक है, आपको ये कंपाउंड है, ठीक है, कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है किसी कंपाउंड का, जैसे कि ये मेरे पास CaCO3 है या कोई भी कंपाउंड है Na2CO3, ठीक है, या मेरे पास HCl है। अब मैंने ये कंपाउंड जो था इस तरीके से लिखा तो ये क्या है, ये केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होती है। क्या होती है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होती है, यानी ये सिंबल के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी किसी भी कंपाउंड को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला जो होता है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है? यानी किसी कंपाउंड को उसके सिंबल के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? केमिकल फॉर्मूला, उसे हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, जैसे Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये कंपाउंड था, अब इसके ये सिंबल है, इस सिंबल के थ्रू मैंने इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया। तो किसी कंपाउंड को उसके सिंबल के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड का। ठीक है, अब ये चीज देखिए, जैसे कि अब केमिकल फॉर्मूला जो हो सकता है वो हम दो तरीके से सीखेंगे लिखना। एक पढ़ेंगे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, और एक पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, किसी कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूला दो टाइप से हो सकते हैं, दो टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड को। एक उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा और एक क्या होगा? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूला को लिखने के दो फॉर्म हो सकती हैं, एक उसकी एम्पेरिकल फॉर्म और एक हो सकती है उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, यानी कि हम एक तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला और हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले नोट करिए, फिर हम आगे एक एक करके सारे टर्म को समझते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है। जब तक आप इसे नोट करें, आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है? इट, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड की सिंपलेस्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थे कि जैसे कि मैंने क्या करा, एक कंपाउंड लिखा C6H6, ये क्या होता है? बेंजीन होता है। अब मैं इसको और सिंपल सबसे ऐसे सिंपल इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा कि इसमें जो एटम का जो रेशियो होगा वो मिनिमम होगा। एटम का रेशियो मिनिमम से क्या मतलब कि इस तरीके से मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा, इस तरीके से और कॉमन निकालूंगा कि और फर्दर उसमें से कॉमन नहीं ले सकते। जैसे कि मैं इसमें से 6 निकाल लेता हूं यहां से, तो मैंने क्या करा, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब मैं इससे और ज्यादा सिंपल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता,
तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेंजीन का CH। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करती है किसी भी कंपाउंड की। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, कि इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बता सकते। अगर ये हम इसमें अगर ये ऐसे दे रखा हो कि ये किसी की कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो मैं इतनी इंफॉर्मेशन से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बता सकता। तो इससे क्या होता है कि ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को नहीं बताता, ठीक है। तो अगला जो हमारा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड, एक्चुअल, ठीक है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। ये कि क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड में जितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होंगे क्या होंगे, इट, ठीक है, टेल्स अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। और किसी कंपाउंड में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है उसके बारे में बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है किसी एक फॉर्मूला में, यानी किसी भी कंपाउंड के जो केमिकल फॉर्मूला होगा उसमें कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसके बारे में ये बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसा कि मैं देखूं, ठीक है, जैसे कि मैं ये देखूं कि मेरे पास है CH था ये, ठीक है। अब मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला से, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला से, ठीक है, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे जाऊंगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मेरा जो मेन पर्पस होगा कि अगर मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रहा हो तो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब इस चीज के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अभी बताया था कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है उस चीज के बारे में बताएगा। लेकिन ये क्या होता है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है कि एक्चुअल में किसी कंपाउंड में कितने एटम प्रेजेंट है उस चीज के बारे में बताता है। अब मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, अब इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे पास, ठीक है, वैसे जो होता है पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, कि फॉर्मूला जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो इक्वल टू होगा n टाइम ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये क्या है, ये कुछ भी होल नंबर होगा, ठीक है, कुछ भी होल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर, ठीक है, होगा, ठीक है। तो ये जो होगा एक होल नंबर होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे, ठीक है, वो ही होगा n की वैल्यू। अब जैसे कि यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला में कुछ ऐसे डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब तो हमारा जो मेन पर्पस होगा कि वो n को निकालना होगा। अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा हो तो हम n को कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर n को अगर हमने निकाल लिया, ठीक है, अगर हमने n को निकाल लिया तो n से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला में तो हमारा क्या निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अब मैं क्या करूंगा, मैं n को निकालूंगा, ठीक है। n को कैसे निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी कंपाउंड में मास तो फिक्स ही रहेगा उसका, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स रहेगा। तो ये क्या होगा, एक रिलेशन और होता है कि मॉलिक्यूलर मास
ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर दूं, एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास ये n की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल जाती है, n की वैल्यू निकल आती है। अब जैसे कि मैं देखूंगा, ठीक है, जैसे अब मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है, मेरे पास एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, तो अब मैं उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है मुझे उसकी हेल्प से, तो मैं क्या करूंगा, और मुझे मॉलिक्यूलर मास दे रखा हो और एम्पिरिकल फॉर्म मास तो हम निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं n निकालूंगा। n कैसे निकालूंगा, जो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा उसको मैं एम्पिरिकल मास से डिवाइड करूंगा, उसके बाद मेरे पास n की वैल्यू आएगी और फिर मैं n की मल्टीप्लाई कर दूंगा एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तब मुझे क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए, फिर हम इसको समझते हैं कि कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, क्वेश्चन जो होगा कि, ठीक है, क्वेश्चन जो होगा जैसे कि आपको एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है C2H5O। ठीक है, ये आपको एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 90। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 90। ये क्या है, इसका किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है, किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब मुझे इससे क्या करना है, ठीक है, मुझे इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है उस कंपाउंड का। अब मुझे क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि मैं n की वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा, n की वैल्यू। तो n क्या था, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और अपॉन एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास। अब जैसे कि मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, तो मैं आसानी से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकता हूं, यानी एम्पिरिकल मास निकाल सकता हूं। एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, तो कैसे निकालूंगा, ठीक है, मैं इसको निकालूंगा कैसे। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लेते साइड में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना गिवन है, 190। ठीक है, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H5O। अब देखो, कार्बन का 12 2 प्लस 1 होता है, हाइड्रोजन का 5 है, प्लस 16 कितना हुआ, 24 प्लस 5 प्लस 16 कितना हुआ, ये हुआ 45। कितना हुआ, 45। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना, 90। एम्पिरिकल मास कितना निकल गया, यानी मॉलिक्यूलर मास गिवन है 90, एम्पिरिकल मास कितना है, 45। अब मैंने इससे डिवाइड किया तो कितना निकल गया, मेरा आया 2 निकल के। अब मेरा इतना निकालने के बाद क्या आया, ठीक है, एक और चीज थी, क्या थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था वो इक्वल टू द n टाइम इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, C2H5O। कितने निकल गया ये n की वैल्यू, मेरी है 2, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो C2H5O, तो मैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, C4H10O2। ये क्या निकल गया है मेरा, यह है मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला ना सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम किसी भी कंपाउंड प्रेजेंट है उसके बारे में बताया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने क्या बताया कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है इस कंपाउंड में वो बताया। ठीक है, तो अब एक ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल और बताता हूं इसी को लेके। ठीक है, तो उसमें थोड़ा बस चेंजिंग है थोड़ा सा। ठीक है, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, कि मेरे पास C2H5O, ये क्या दे रखा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है, वेपर डेंसिटी दे रखी है इसकी 45। ठीक है, वेपर डेंसिटी दे रखी है। अब मुझे सिर्फ इतना गिवन है, ये क्या हमारी वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब इतना मुझे गिवन है। ठीक है, मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, मुझे वेपर डेंसिटी दे रखी है। अब मुझे इतनी चीज दे रखी है, तो मैं इतनी हेल्प से मैं कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकता हूं, अब उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, क्या, एक रिलेशन याद रखना है। ठीक है,
ये वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है हमारे पास, वेपर डेंसिटी गिवन है कितनी है 45। ठीक है, तो एक रिलेशन याद रखना कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, कि वेपर डेंसिटी जो होती है, वेपर डेंसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 होती है। अब मेरे पास वेपर डेंसिटी दे रखी है, वेपर डेंसिटी यहां रखूंगा 45, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 हो जाएगा, फिर से मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा मेरा 90, और फिर मैं जो पिछले प्रोसेस से मैंने क्वेश्चन किया था मैं उसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा इसका, C4H10O2। ठीक है, तो ये एक नई चीज थी जो आपको याद रखनी है कि वेपर डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं बात, ठीक है, ठीक है, कि मैं कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला को लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला को लिख सकता हूं तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन पता होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि ये कोई कंपाउंड गिवन होगा। ठीक है, हमें क्या होगा, एक कंपाउंड गिवन होगा। अब उस कंपाउंड में एलिमेंट, ठीक है, जो अलग अलग एलिमेंट होंगे उस कंपाउंड में, ठीक है, तो उस कंपाउंड की, ठीक है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी क्या परसेंटेज है उस कंपाउंड में, यानी कितनी परसेंट में वो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, उस चीज से मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालूंगा, तो वो बताता है परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे कि मेरे पास है CO3, ठीक है, ये था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्या निकालनी है मुझे निकालनी है कैल्शियम की। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैल्शियम का मास रखूंगा ऊपर 40 आएगा, अपॉन 100 लिखूंगा नीचे इसका मॉलिक्यूलर, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ रहा है 40%। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन निकालूंगा तो मेरा 12 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है, तो कितना है 12%। ठीक है, अगर मैं इसी तरह ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालूं, ठीक है, ऑक्सीजन का, तो कितना आएगा, तो 48 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है, तो कितना आया 48%। तो ये क्या निकल कर आया, ये इस कंपाउंड में इन एलिमेंट की क्या क्या परसेंटेज है वो ये निकल गया है। यानी कि अगर मेरे पास ये कंपाउंड होगा, ठीक है, इस कंपाउंड में मेरा 40% तो कैल्शियम होगा, 12% मेरा कार्बन होगा और 48% ऑफ ऑक्सीजन होगा इस कंपाउंड में। तो ये क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, अगर हमें किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन पता है उस कंपाउंड में तो हम आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का पहला स्टेप क्या होगा हमारा, ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को पहला स्टेप होगा, ठीक है, टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट ठीक है, ये है हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, पहले देखेंगे कि उस कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला को लिखने का सबसे पहला स्टेप होगा कि पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा एलिमेंट कितने प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। जैसे गिवन होंगे, जैसे कि मेरे पास कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, मेनली जो कॉमन जो यूज होंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के, जो मेनली कॉमन यूज होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर होंगे। तो इनका हमें सबसे पहले इनका हमें क्या होना चाहिए, इनका हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे कि कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का 14 होता है और इसका 32 होता है। ठीक है, तो ये हम मुझे एटॉमिक वेट जो इनकी, ठीक है, इनके मुझे एटॉमिक
वेट याद होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये एटॉमिक वेट है इसके, मुझे ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सल्फर का 32, ठीक है। अब क्या होगा इससे कि अब फिर देखनी है, ठीक है, ठीक है, फिर क्या करनी है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, different elements in compound, in a compound, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर हो सकता है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन भी हो सकता है सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फाइंड कर लिया, फिर जितने एलिमेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट है उनकी परसेंटेज क्या है उस कंपाउंड में वो आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है, क्या परसेंटेज है, फिर मैं वो आइडेंटिफाई करूंगा। अब जो तीसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप कौन सा होगा, जो तीसरा स्टेप होगा मेरे पास, डिवाइड द गिवन परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की अगर परसेंटेज गिवन हो, डिवाइड द गिवन परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, ठीक है। ये कि जो परसेंटेज गिवन होगी मेरी उस एलिमेंट की उस कंपाउंड में, मैं उस परसेंटेज को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनकी परसेंटेज कंपोजिशन को उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करूंगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा मेरा, फोर्थ स्टेप होगा कि फिर क्या करेंगे, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, ठीक है, मेरे पास निकल के आ जाएगी जो नंबर आएगा, ठीक है। तो जो सिंपल, ठीक है, जो फिर मुझे क्या करनी है, आइडेंटिफाई द मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन वाई, ठीक है, वाई डिवीजन, ठीक है। अब मैंने जो डिवीजन किया इसका, उसकी मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो उसको जो डिवीजन से मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी उसको आइडेंटिफाई करना, फिर क्या करना, डिवाइड ऑल द वैल्यूज, ठीक है, ऑल द वैल्यूज, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय डिवीजन, ठीक है, ठीक है, बाय डिवीजन डिवाइड ऑल वैल्यू, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय डिवीजन, ठीक है, क्या, बाय मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये कि जितने भी मैंने डिवाइड करने के बाद जो मेरी इसकी वैल्यूज आएंगी, तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करूंगा कि वो डिवीजन की क्या है, फिर जो मिनिमम वैल्यू आएगी डिवीजन की, उस मिनिमम वैल्यू से मैं क्या करूंगा, इन सबको डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो सबको डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा अगला स्टेप, ठीक है, अगला स्टेप होगा मेरा कि चेक द वैल्यू आफ्टर फर्दर डिवीजन, ठीक है, फर्दर डिवीजन, ठीक है, बाय मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, चेक करनी है कि वैल्यू जो आफ्टर फर्दर डिवीजन बाय मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और नॉट, और ठीक है, फ्रैक्शन और एक होल नंबर,
फर्दर डिवाइड किया है वैल्यूज को मिनिमम वैल्यूज से, तो मैं उसको चेक करूंगा कि वो फ्रैक्शन में आ रही है या मेरे होल नंबर में आ रही है। जैसे कि मैंने अगर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग अलग निकाली, डिवीजन करने के बाद जो स्टेप आया, जैसे मान के चलो इसका 1.5 आया, इसका 2.5 आया और इसका क्या आया 1, ठीक है, ये आया, ठीक है। तो ये कैसे है, अब मैं चेक करूंगा इसको कि ये वैल्यू आई है फ्रैक्शन में ना, ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन। अब जो अगला स्टेप होगा ऐसे ये वैल्यू आनी, ठीक है। फिर क्या करूंगा, जो फ्रैक्शन में अगर फ्रैक्शन में होंगी तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय सुटेबल वैल्यू टू ऑब्टेन द वैल्यू इन ऑल नंबर, ठीक है। ये अब जैसे कि ये फ्रैक्शन में आई तो मैं इससे ऐसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। मिनिमम होना चाहिए और सूटेबल नंबर होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं है जैसे 4 करने पे भी आ रही हो तो 4 से करी और 2 करने पे भी आ रही हो, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा 2 करने पर भी अगर सिंपल होल नंबर में आ रही है, 4 से भी मल्टीप्लाई करने में होल नंबर में आ रही है, तो जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैंने इससे मल्टीप्लाई करा 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 3, ये 5 और ये 2, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए मेरे पे निकल के, ठीक है। ये क्या आ गए मेरे नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ गए, ठीक है। क्या आ गए मेरे नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ गए। अब देखो कार्बन के एम्पिरिकल फार्मूला आया है अभी निकल के मेरे पास, ठीक है। अभी क्या आया मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आया। अब एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आया तो उस एम्पिरिकल फार्मूला में, ठीक है, अब मेरा एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकल के आया, एम्पिरिकल फार्मूला। अब इससे मेरा एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा मुझे। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकल का है कि उस कंपाउंड में कार्बन के कितने एटम है 3, हाइड्रोजन में कितने है मेरे पास 5, ठीक है, ऑक्सीजन में कितने 2, ठीक है। ये निकल के आ रहा है मेरा, ठीक है, ये निकल के आया। अब फिर से वही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कौन सी कैलकुलेशन, कि जिस कैलकुलेशन से हम क्या करते हैं, अब हम वही कैलकुलेशन करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे जाएं। जो अभी मैंने स्टेप बताया तो उन्हीं स्टेप को फॉलो करने के बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने अपना अच्छे से डिस्कशन किया, अच्छे से पढ़ा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला देखा हो, और एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं। ये सारे स्टेप अगर आपको अच्छे से पता होंगे तो आप इजीली किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया हमने वेपर डेंसिटी का और मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है। तो इस लेक्चर को पढ़ाने जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। इससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी कंपाउंड जो बनना है, ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो उसकी किस तरीके से ये क्या करता है, अमाउंट डिसाइड करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है, इट प्रेजेंट इन लिमिट, ठीक है, इट प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन अ गिवन रिएक्शन, इन अ गिवन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होता है कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी भी गिवन रिएक्शन में, ठीक है। तो क्या होता है, इट गेट कंप्लीटली ठीक है, कंप्लीटली कंज्यूम इन अ रिएक्शन, ठीक है। इट गेट कंप्लीटली कंज्यूम इन अ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है, एक तो पहली बार लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होगा किसी भी गिवन रिएक्शन में, दूसरा क्या होगा कि ये जो होगा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा किसी रिएक्शन में। इट गेट कंप्लीटली कंज्यूम इन अ रिएक्शन, ये किसी भी गिवन रिएक्शन में पूरा जितना जो यूज किया सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिखते हैं इसके बारे में। और क्या है इसके बारे में पॉइंट, जैसे कि ये कि इट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये कि इट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट,
ये डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। हाँ, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा किसी भी गिवन रिएक्शन में वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है। तो ये क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और यही क्या करता है, लिमिट करता है क्या, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, द रिएक्शन इज स्टॉप्ड व्हेन, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट ठीक है, ठीक है, गेट, ठीक है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, इसको दोबारा लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन स्टॉप्ड, ठीक है, स्टॉप्ड व्हेन लिमिटिंग रिएजेंट gets completely consumed। ठीक है, ये क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी जब ये रिएजेंट क्या हो जाएगा, जब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ये क्या होता है, ठीक है, एक बार इसको और अच्छे से यानी समरी देखते हैं इसकी। ठीक है, कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, सबसे पहले कि ये टोटली यानी कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है किसी भी गिवन रिएक्शन में। ठीक है, ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा उस चीज को डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, कि कितना प्रोडक्ट बनना है, और जब ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है किसी भी गिवन रिएक्शन में, तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखें इसमें कि N2 गैस 3H2 गैस। ठीक है, ये क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 यानी अमोनिया के फॉर्म करेगा। ठीक है, ये भी गैस होगा, गैसियस फेज। अब देखिए N2 है, H2 है और NH3 फॉर्म कर रहा है, यानी ये जो है ये क्या है, रिएक्टेंट से ये क्या फॉर्म हुआ ना, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब देखिए इसमें N2 है और H2 है। ठीक है, अब इसमें NH3 बनना है। अगर जब इसका 1 मोल यूज हो रहा है तो इसके 2 मोल्स बनने हैं, इसका 3 मोल्स यूज हो रहे हैं तो इसके 2 मोल्स बनने हैं। ठीक है, तो इसमें रिएक्टेंट्स में कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर कोई गिवन रिएक्शन होगी तो इसमें कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कोई एक एक्सेस में प्रेजेंट होगा। एक्सेस में कौन सा प्रेजेंट होता है, जो केमिकल रिएक्शन के बाद भी बचे आता है कुछ, जो केमिकल रिएक्शन के बाद भी कुछ अगर बचे आएगा तो वो क्या होगा, वो हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा। ठीक है, जैसे कि रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, कुछ अब जो गिवन क्वांटिटी होगी, हो सकता है कि ये लिमिटेड रिएजेंट हो सकता है ये लिमिटिंग रिएजेंट हो, तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे क्या करा, मैंने क्या करा, इसके 6 मोल लिए और मैंने इसके भी 6 मोल लिए। ठीक है, तो अब मैंने रिएक्शन कराई इन दोनों के बीच में। मैंने क्या करा, मैंने इसके 6 मोल लिए और इसके भी क्या लिए, 6 मोल, यानी N2 के भी कितने मोल है, 6 मोल लिए, और मैंने इसके भी क्या लिए, 6 मोल लिए। ठीक है, ये लिए। अब मुझे डिसाइड करना है कि मेरा अमोनिया जो होगा कितना बनेगा। तो सबसे पहले मेरा क्या होगा कि मैं लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब जैसे कि अब इसके अगर 1 मोल होता, ठीक है, कि अगर इसका 1 मोल जो होगा N2 का, वो कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, वो 3 मोल अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, 3 मोल ऑफ H2O के साथ रिएक्ट करेगा। यानी कि जब मेरा 1 मोल ऑफ N2 होगा तो 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा वो। ठीक है, अब जैसे कि अगर मेरे 6 मोल होंगे, अब मैंने कितने ले रखे हैं, 6 मोल ऑफ N2 ले रखे हैं, तो इसके लिए कितने मोल्स ऑफ H2 की जरूरत है, मेरे 18 मोल ऑफ H2O की मुझे नीड है। अब 18 मोल ऑफ H2O की नीड है,
तो मेरे पास है कितने 6, मेरे पास कितने हैं ये 6 दे रखे हैं। तो मेरा क्या होगा, जितना मांगा था उससे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, यानी लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। यही डिसाइड करेगा मेरा कि कितने NH3 बनेगा, यानी कितने अमाउंट में NH3 बनेगा। अब जैसे कि ठीक है, जैसे कि चलो और देखते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए देखते हैं कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो होगा, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो 1 मोल ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। कितने, 1 मोल ऑफ N2 के साथ। अगर मेरे 6 मोल होते, अगर मेरे पास 6 मोल है ना, 6 मोल ऑफ H2 जो होगा, ठीक है, तो मेरे कितने 1/3 into 6 मोल ऑफ H2 ऑफ N2, यानी जब 6 मोल H2 होगा तो मेरे कितने मोल ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करेगा, वो होगा 2। तो 2 मोल ऑफ H2 यानी 2 मोल ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करेंगे मेरे 6 मोल ऑफ H2, ठीक है। लेकिन है कितने, मेरे पास है 6 मोल, तो रिएक्ट कितने कर रहे हैं 2 मोल, तो कितने मोल बच गए 4 मोल, तो 4 मोल बच गए इसके। तो ये कैसे हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेस रिएजेंट। केमिकल रिएक्शन के बाद भी ये क्या बच गया, ठीक है। तो ये डिसाइड नहीं करेगा कितने प्रोडक्ट बनेगा, ये डिसाइड करेगा कि कितने अमाउंट में अमोनिया बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि ठीक है, अब इस चीज को समझने से पहले पता है मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, ठीक है। इसको रफ करके दोबारा लिखते हैं, ठीक है। एक चीज और समझाता हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है, ये 2NH3 गैस। अब देखो ये जो उसके आगे लगे होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी एलिमेंट हो, उसके आगे ये जो लगे होते हैं इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी एटम हो, उसके आगे जो नंबर लगे होते हैं वो क्या बताते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स, क्या जो नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल्स के, क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, इट रिप्रेजेंट द number of moles of reactant and product, ठीक है। ये क्या होगा कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, क्या होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है मेरा, वो क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के जो मोल को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये समझने के लिए, ठीक है, क्यों जरूरी था, क्योंकि हम इसी का यूज करके इसके कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम, जैसे कि ठीक है, जैसे कि मैंने क्या करा, अब मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, H2 मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट कौन सा था, N2। तो मेरे 3 मोल ऑफ H2, ठीक है, जब रिएक्ट करते तो मेरा 2 मोल NH3 बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 2 मोल NH3 बनते हैं। कितने मोल बनते हैं, 2 मोल NH3 बनते हैं, ठीक है। अब मेरे पास, ठीक है, अब मेरे पास कितने 6 मोल हैं, 6 मोल ऑफ H2, ठीक है, 6 मोल है H2 के, ठीक है। तो मेरा क्या होगा कि 2/3 into 6, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है ये, ठीक है, मोल ऑफ NH3। तो इससे मैंने 2 डिवाइड करा तो कितने मोल बने मेरे, 4 मोल। तो मेरे अगर 6 मोल H2 होंगे तो मेरे 4 मोल ऑफ NH3 बनेंगे। अब ये कैसे डिसाइड किया, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट ने डिसाइड किया। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में ये क्या हुआ, कंप्लीटली कंज्यूम किया। इसने डिसाइड किया कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये क्या है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। और जो मेरा बच गया वो कैसा होता है, मेरा एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट का अमाउंट फॉर्म कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बना है कितना नहीं बना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बेकर फॉर्मूला, मॉर्गन फॉर्मूला वगैरह सारे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे पढ़ाते हैं, ठीक है।
ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था हमारा लिमिटिंग रीजन, उसके बारे में हमने अच्छे से समझा। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो इसी मेथड से होंगे, ठीक है। अगर आपने टॉपिक अच्छे से समझा होगा तो आप इजीली इस टॉपिक यानी क्वेश्चन जो होंगे इजीली कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ खत्म होता है, ठीक है। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ क्लियर हो गया। ये हमने क्या करा, जो लास्ट टॉपिक था हमारा लिमिटिंग रीजन, उसको पढ़ लिया। उसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर यहाँ, ठीक है, कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने जितने भी इस चैप्टर में टॉपिक थे वो सारे कवर किए, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप अच्छे से इस चैप्टर के क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अब चैप्टर खत्म हो गया, अगला जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।